हेलो एवरीवन, और आप लोग के बीच में फिर से क्लास 10th के इस नए वीडियो के साथ में मैं मौजूद हूँ। हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की पढ़ाई की है और उसमें हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना है, करंट के बारे में जाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, जो आसान टॉपिक थे उनके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, जानेंगे कि ओम्स लॉ किसने दिया था। तो ओम्स लॉ दिया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने ओम्स लॉ दिया था। ओम्स लॉ को सीधे सीधे समझने से पहले हम एक पॉइंट को समझ लेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसी के सहारे से हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ओम्स लॉ है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दो बीकर ले लेते हैं। ऐसे दो बीकर हम लोगों ने ले लिया और इन दोनों बीकर को आपस में एक ट्यूब के थ्रू जोड़ देंगे। दोनों सेम साइज के हैं बीकर्स, दोनों बीकर जो हैं वो सेम साइज के हैं और इनके अंदर में पानी भरा हुआ है। इनके अंदर में पानी भरा हुआ है, एक समान अमाउंट में पानी है। पानी का जो लेवल है वो कैसा है, एक बराबर है। अब आप बताइए कि अगर ये बीकर एक, इसको नाम दे दिया ए और इसको बी, तो इसमें पानी का अगर फ्लो होगा, जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है वो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ए से बी जाएगा या बी से ए की तरफ आएगा। एक मिनट आप सोच लीजिए इसको थोड़ा सा। दोनों का लेवल बराबर है, क्या पानी किधर भी मूव कर सकता है? एक सेकंड के लिए अगर हम लोग इस बात को सोचे तो हम कहेंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों का लेवल एक बराबर है। अगर किसी में ज़्यादा पानी होता है, किसी में कम पानी होता, तो वाटर जो है मूव कर सकता था, लेकिन यहाँ पे दोनों का लेवल सेम है तो इनमें पानी फ्लो नहीं करेगा। अब इनके बीच के ऊंचाई को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। दूसरे केस में हम लोग देखते हैं सेम वही हमारे पास में बीकर हैं, सेम बीकर हैं। अब इसमें हमने क्या किया, एक की ऊंचाई बढ़ा दी थोड़ी सी, एक बीकर की ऊंचाई बढ़ा दी, एक बीकर की ऊंचाई बढ़ा दी। अब इसमें जो पानी है, अब पानी कहां से कहां फ्लो करेगा, ये है, ये ए और ये बी। अब इसमें आप बता सकते हैं पानी कहां से कहां फ्लो करेगा। ये पानी बी से निकलेगा और कहां पहुंचेगा, ए में पहुंचेगा, और ये तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि वाटर का जो प्रेशर है, जो पानी का बहाव है, वो एक समान ना हो जाए, दोनों में क्वांटिटी इक्वल ना हो जाए ऊंचाई के हिसाब से। अब इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी को, अगर हम इनको मान लें कि ये पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी ये क्या था, ये भी था, और इसमें जो पानी फ्लो कर रहा है वो वाटर क्या था, वो करंट था, जिसको हम लोग डोनेट कर रहे हैं आई के रूप में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम समझें कि जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ाएंगे, ऊंचाई बढ़ाएंगे, वैसे वैसे पानी का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, तेज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, अगर दूसरे शब्दों में हम इसको अपने टर्म के साथ में ले आए, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाते हैं तो करंट का फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी करंट का फ्लो बढ़ेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जब एक समान तल पे थे, ये दोनों का सरफेस सेम था, तो यहाँ पे वाटर का फ्लो आइदर साइड में नहीं हो रहा था, ना ए से बी हो रहा था, ना बी से ए की तरफ हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने बी की ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ा दी, वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करने लगा, बी से ए की तरफ फ्लो करने लगा। यानी करंट फ्लो करने लगा कब, जब दोनों के सरफेसेस के बीच में डिफरेंसेस आए, और ये डिफरेंसेस को हम लोगों ने डिनोट किया कि भाई ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोगों ने ये डिफरेंस क्रिएट किया यहाँ पे। तो उससे हम लोगों ने समझा कि ये चलो जो करंट का फ्लो करना है वो किस बात पे डिपेंड करता है,
कि इस बीकर की ऊंचाई कितनी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये जाहिर सी बात है, एकदम समझने वाली बात है। इसी तरीके से अब दूसरे हम सेगमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सेम यही चीज़ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ट्यूब है जो, इसकी कुछ एक पर्टिकुलर मोटाई है। अब यहाँ पे हम लोग एक दूसरा स्टेप लेकर के चल रहे हैं। ये बीकर है, सेम बीकर है, वही बीकर है, और इनके ट्यूब को हम लोगों ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब इसमें हम लोगों ने एक पतला सा ट्यूब जो है ये लगा दिया, एक पतला ट्यूब लगा दिया। ये ऊंचाई बढ़ा दी, सेम जैसे थे ऊंचाई वैसे की वैसे ऊंचाई बढ़ा दी हम लोगों ने। अब बताइए, यहाँ पे जैसे पानी का फ्लो ज़्यादा हो रहा था, मोटा पाइप था, क्या यहाँ भी वैसे ही पानी का फ्लो होगा? पानी की पाइप को हम लोगों ने क्या कर दिया, पतला कर दिया। इसको समझने के लिए हम आसान सा एक एग्जाम्पल अपने घर पे ले सकते हैं। एक चौड़ा मुंह वाला पानी का बोतल ले लेंगे और एक पतला मुंह वाला जैसे पेप्सी वगैरह का बोतल होता है वह ले लेंगे, और दोनों में एक बराबर पानी रख लेंगे। मान लीजिए एक गिलास पानी आपने उस बोतल में डाला, पेप्सी वाले बोतल में, और एक गिलास पानी उस चौड़े मुंह वाले बोतल में डालेंगे या जग के अंदर डालेंगे, और दोनों में से पानी को एक साथ गिराएंगे, एक ऊंचाई से गिराएंगे। किसमें का पानी ज़्यादा तेजी से गिरेगा? जिसका मुंह चौड़ा होगा, ठीक है ना। तो जिसका मुंह चौड़ा होगा उसमें से पानी क्या होगा, बड़ी तेजी से गिरेगा, और जिसका मुंह पतला होगा उसमें पानी धीरे धीरे आएगा। यहाँ पे पाइप मोटा था, यहाँ पे पाइप हमने ले लिया पतला और दोनों को ज्वाइंट कर दिया। अब इसमें से जो पानी इधर फ्लो करके आएगा एक से दूसरे बीकर में, ये जो स्पीड होगी करंट की वो क्या हो जाएगी, स्लो कर जाएगी, ठीक है ना। यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पानी के लिए मोटा पाइप था वो आसानी से वाटर को फ्लो करने के लिए ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर रहा था, जबकि यहाँ पे पतला पाइप हो जाने की वजह से डिफरेंस उतना ही है, ऊंचाई उतनी ही है, करंट के पास जो फोर्स है फ्लो करने का वो उतना ही है, लेकिन पानी का जो फ्लो करने का जो रास्ता है वो रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया। अब एक छोटे से दरवाजे से हम एक साथ में 10 लोगों को निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ लोग सीधे निकल जाएंगे, किसी किसी का मुंह हाथ छिल जाएगा उसमें से निकलने के बाद में। लेकिन अगर वही चौड़ा रास्ता रहेगा तो आसानी से 10 लोग बाहर निकल पाएंगे। तो ये रास्ता यहाँ पे पतला हो गया। अब रास्ता पतला हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, कंजेशन हो गया, चार्जेस आपस में क्या करने लगे, कोलाइड करने लगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने लगे, प्रेशराइज करने लगे, जिससे उनका जो फ्लो है वो इंटरप्ट हुआ। यानी कंजेशन बढ़ाने से क्या हो रहा है, करंट का फ्लो जो है कम हो रहा है, और कंजेशन कम करने से यानी ज़्यादा स्पेस देने से क्या हो रहा है, कंजेशन कम कर दिया हमने, तो कंजेशन कर दिया तो फ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो कंजेशन है, ये जो थिननेस ऑफ पाइप है, या जो विड्थ ऑफ पाइप है, थिननेस ऑफ पाइप जो है, इसको हम लोग डिनोट करें कि ये रेजिस्टेंस है, आर है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एक रेशियो कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी अगर रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसमें करंट का फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, मोटा पाइप है, पानी आसानी से फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है और करंट इसमें ज़्यादा तेजी से फ्लो कर रहा है। यानी रेजिस्टेंस क्या है, कम है, मोटा पाइप है, सॉरी मोटा पाइप है तो रेजिस्टेंस कम है तो करंट का फ्लो ज़्यादा हो रहा है। पतला पाइप है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, यानी वो पानी के बहाव को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। मोटे पाइप से अगर पानी फेंकेंगे बाहर तो ज़्यादा पानी निकलेगा, पतले पाइप से पानी फेंकेंगे तो कम पानी निकलेगा, प्रेशर से निकलेगा। तो वैसी चीज़ यहाँ पे है, ये जो थिननेस है वो क्या है, आर है, यानी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है। तो प्रतिरोध जब ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, कम होगा, और रेजिस्टेंस जब कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई हो तो हमको दो रिलेशन मिले, एक मिला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये दो रिलेशंस हमको मिले, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके ऊपर में और बात करेंगे हम लोग, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, अगर नहीं समझ में आएगा तो।
अब इसी को लेकर के हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ओम्स लॉ। अब ओम्स साहब ने क्या बताया भाई? ओम साहब का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, उनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि क्या बताया इन्होंने यही चीज बताई कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं, हाँ, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द करंट फ्लो थ्रू ए सर्किट is directly proportional to its potential difference। ठीक है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ऊंचाई बढ़ाया तो करंट का फ्लो ज्यादा हो गया, और ऊंचाई कम किया तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे पानी का बहाव कम और अधिक हो रहा था, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है। तो कह रहा है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और वी कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पे अगर एक हम लोग ये प्रोपोर्शनल अगर साइन यहाँ पे रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? IR। यहाँ पे R क्या है? R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। यानी अगर हम बात करें V बाई आई इज इक्वल टू R, V बाई आई इज इक्वल टू R। ठीक है, तो V बाई आई इज इक्वल टू R। यहां पे हम लोग ये बात समझ रहे हैं। तो V बाई आई क्या है? अब ये जो R आया, रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर के लिए जो V और I का रेशियो होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। हर एक कंडक्टर के लिए, चाहे कोई भी कंडक्टर हो, उसके लिए V और I का जो रेशियो होगा इट ऑलवेज बी फिक्स, और वो क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू। और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? वही उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे एक चीज हमको देखने को मिली, यही ओम्स लॉ है हमारा, दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। अब यहाँ पे हम देखें, अगर I के रेशियो में अगर इसको निकाले तो ये होता है V अपॉन R। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही बात करी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, इतनी सारी बातें हम लोगों ने समझ ली है यहाँ से। अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डबल करेंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी? डबल होगी। पोटेंशियल डिफरेंस हाफ करेंगे तो करंट की वैल्यू भी हाफ होगी। अब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू उसी रेशियो में क्या होती है? कम हो जाती है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को अगर डबल करेंगे तो करंट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को आधा करेंगे तो करंट कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है ना? वो जो पतला पाइप था, अगर पाइप मोटा है तो करंट बढ़िया से फ्लो करेगा उसमें, और अगर पाइप पतला कर दिया तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ाया तो करंट का फ्लो रुकेगा, और रेजिस्टेंस अगर कम कर दिया, मोटा पाइप कर दिया, तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा। तो ये हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो यही हमारा ओम लॉ है। कोई इतना सारा हल्ला होता है ओम्स लॉ को लेकर के कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद में, इस कॉन्सेप्ट के बाद में आपको और ज़्यादा समझने की कोई आवश्यकता होने वाली है। बढ़िया से एक बार देखिएगा इसको। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी देन आई विल बी हेयर एंड आस्क मी अगेन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की बात हो रही है। तो क्या होता है रेजिस्टेंस? अभी हम लोगों ने बात करी। चलिए यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए, अब कह रहा है कि रेजिस्टेंस की बात करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है?
रेजिस्टेंस के बारे में बात करें। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध करना, यानी रुकावट डालना। तो रुकावट जब होगी, जैसे मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कोई एक दो तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। कुछ एटम्स हैं वो टूटेंगे, एटम भी टूटेंगे और वो एटम से कोलाइड करेंगे, उसमें कुछ आयन प्रोड्यूस होंगे, उन आयन के साथ में कोलाइड करेंगे। यानी अगर ऐसी एक सिचुएशन है, जैसे अगर भीड़ भाड़ वाली सड़क पे आप जा रहे हैं, एक पतली सी गली है और उसमें बहुत सारे लोगों का आवागमन है, तो चाहे अनचाहे भी आपका शरीर एक दूसरे के साथ में क्या होगा, लड़ेगा। आप टकराते हुए चलेंगे एक दूसरे के साथ में, यानी कहीं ना कहीं आपको गली के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर वो गली अगर खुली रहे, चौड़ी रहे, जिसमें ज़्यादा फ्रीली लोग मूव कर सके, तो उसमें आपको मूव करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चौड़ी सड़कें होंगी, आप आसानी से चले जाएंगे, किसी के साथ कोई टकराव, कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन यहीं पे ये जो टकराव और रुकावट है, जो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश कर रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, कह रहा है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जिसमें वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है, और इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा कहलाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब यहां से हम लोग इसकी यूनिट निकाल लें, तो R की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, उसे हम लोग कहते हैं ओम। ओम साहब के नाम पर ही इसको कहा जाता है ओम। तो 1 ओम, अगर 1 ओम की बात करें तो ये क्या होता है, 1 वोल्ट होता है अपॉन 1 एम्पियर होता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछता है कि डिफाइन 1 ओम, तो क्या डिफाइन करेंगे, कह रहा है कि व्हेन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू a conductor having the potential difference of 1 volt, then the resistance produced by the conductor will be 1 ohm। कह रहा है कि when 1 ampere of current flow through a conductor having 1 volt of potential difference, then its resistance will be 1 ohm। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस वो प्रोड्यूस करेगा। इस ओम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं एक ग्रीक लेटर जिसको हम लोग कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं इसको, ओमेगा कहते हैं, इसको कहते हैं ओमेगा। तो इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इसकी कहानी बड़ी अजीब है। हमारे फिजिक्स के जो टीचर हुआ करते थे क्लास 12th में जब हम लोग पढ़ते थे, तो उन्होंने इसके पीछे की कहानी बताई। हालांकि कहानी केवल मनोरंजन के लिए है और याद रखने के लिए है। वो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो आदरणीय गुरुदेव थे उनकी उस कहानी को आप तक भी पहुँचाऊँ, ताकि आप लोग भी उसको याद रख सकें। बात है कि जब ओम्स लॉ की खोज हो गई, जॉर्ज साइमन ओम साहब बड़े फेमस हो गए और उनके नाम पर ही इसका यूनिट भी रख दिया गया ओम। तो उनकी वाइफ जो थी वो बड़ी ही नाराज़ हुई, उनकी वाइफ बड़ी नाराज़ हुई, बोली कि भाई आप तो बड़े फेमस हो गए, आपको तो लोग याद रखेंगे, लेकिन
मेरा क्या, मैं भी आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ, तो कुछ ऐसा काम करिए जिससे कि मेरा भी नाम हो, लोग मुझे भी पहचाने और मुझे भी जाने। तो कहा कि बस इतनी सी बात। तो उन्होंने जो ओम का सिंबल दिया, वो ओम का सिंबल कैसे दिया, आप देखते हैं कि औरतें जो है अपने पैर में बिछिया पहनती हैं, बिछुआ पहनती हैं, और वो बिछुए का जो आकार होता है लगभग ऐसा ही होता है, इसी तरीके से आकार में वो बिछुआ होता है। तो उन्होंने उसके पैर के बिछुए को ही एक सिंबल के रूप में दे दिया, जो कि ओमेगा लेटर की तरह दिखाई देता है। हालांकि ये सब बातें काल्पनिक है और केवल आपको याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए ही ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जो पैर का बिछुआ था वो ओमेगा हो गया और ओम साहब का साइन हो गया, तो मिसेज ओम और मिस्टर ओम दोनों के दोनों फेमस हो गए। ऐसी बात नहीं है, अंग्रेज लोग कहाँ पहनते हैं पैर में बिछुआ और ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं केवल आपके जानने के लिए। तो ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली। तो ये रेजिस्टेंस हम लोगों ने जाना। इसी में अगर हम लोग बात करें कि वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ या ग्राफ बिटवीन V एंड I, तो ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा। अब इसी में अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं V और I के बीच में, तो V और I के बीच में जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उनकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, उनकी वैल्यू हमेशा एक फिक्स वैल्यू आएगी। और वो फिक्स वैल्यू क्या कहलाता है हमारा, वो फिक्स वैल्यू हमारा कहलाता है रेजिस्टेंस। ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और I के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ग्राफ ले लेते हैं, ये x एक्सिस पे ले लेते हैं V और y एक्सिस पे ले लेते हैं करंट को। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की अमाउंट क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ये मैं ऐसे काल्पनिक ऐसे आपको बता रहा हूँ, इसका कोई वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस 1 है तो वहाँ पे करंट का प्लॉट 10 एम्पियर है, 2 है तो 20 एम्पियर है, 3 है तो 30 एम्पियर है, 4 है तो 40 एम्पियर है। और जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये स्ट्रेट लाइन क्या बताती है, रेजिस्टेंस बताती है। यानी V और I की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज विल बी रेजिस्टेंस, वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी यहाँ पे अगर हम V को ले रहे हैं 1/10 तो कितना हो रहा है, 0.1 ओम हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर 2/20 कर रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/10 यानी 0.1 ओम, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर हम तीसरी कंडीशन लेते हैं 3/30 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 यानी 0.1 ओम। तो हर एक कंडीशन में, हर एक स्टेप पे हमने देखा कि R की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो V और I के बीच में अगर कभी भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस ग्राफ की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, फिक्स आएगी। अब हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे करते हैं, मैं इसके लिए एक वीडियो सोच रहा हूं कि मेरे पास एक वीडियो है, मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। और ये वीडियो जहां खत्म होगा वहीं पे आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग मेजर करते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं जब आप लैब में जाएंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, एक सर्किट प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दी, बैटरी लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ दिया एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोगों ने इसमें जोड़ दिया। यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ा है एक, ये जोड़ दिया एमीटर, ये एक रेजिस्टेंस वायर है, कुछ लंबाई एक ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, कुछ एक लंबाई ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ दिया है एक वोल्ट मीटर, ठीक। अब जब इसको स्विच ऑन करेंगे तो एमीटर में कुछ रीडिंग हमें देखने को मिलेगी, उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे, वो वैल्यू किसका होगा, एक टेबल बनाएंगे हम लोग ऐसे। तो रीडिंग 1 2 इस तरीके से करके हम लोग लेंगे सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग रीडिंग लेंगे। मान लीजिए पहला ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे I की वैल्यू आएगी कुछ, V की वैल्यू आएगी, और V/I की वैल्यू आएगी यानी R। तो यहाँ पे कुछ करंट आ गया, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि 10
एम्पियर आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आई 0.1 ओम आ गई। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, मैं बुक में भी एग्जाम्पल दिया है, मैं बुक के एग्जाम्पल को नहीं ले रहा हूँ। दूसरी कंडीशन में हम लोगों ने देखा ये कि 20 है, ये 2 है, यहाँ भी क्या आ गया 0.1 ओम आ गई वैल्यू। तीसरी कंडीशन में देखा 30 था, ये 3 था, यहाँ भी कितना है 0.1 ओम आ गया। यानी अगर ऐसे 3-4 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं, जब भी हम लोग नया ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है हमारा, ये जो रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट है, ये बैटरी है, ये स्विच है, ये एमीटर है, और ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, और ये रेजिस्टेंस वायर है, रेजिस्टेंस वायर, और ये वायर है यानी कनेक्टिंग वायर्स। अब जब भी हम लोग नया ऑब्जर्वेशन लेंगे तो उसमें इस रियोस्टेट के ऊपर में एक स्लाइडर लगा होता है, उस स्लाइडर को आगे या पीछे की तरफ खिसकाते हैं। तो आगे या पीछे की तरफ खिसकाने से क्या होगा, ये अलग अलग लेंथ पे रेजिस्टेंस को मेजर करेगा, और ये जो वैल्यूज आएंगे वो उसी रियोस्टेट की वजह से ही आएंगे। डिफरेंसेस क्या होंगे, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अलग अलग करंट फ्लो करेगा, तो वो सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली आप देख पाएंगे। एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास में, मैं देखता हूँ अगर वीडियो मिल जाता है तो मैं इस टॉपिक के लास्ट में उसको ऐड कर दूंगा, थोड़ा समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए जो टॉपिक है इसको यहीं पे खत्म करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से। जब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो जानेंगे हर एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो स्पेसिफिक होता है। ये जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है, किसी भी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं शायद बताना ही भूल गया मुझे लग रहा है। चलिए बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, और रेजिस्टिविटी के ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थोड़े बड़े टेढ़े मेढ़े न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल टेढ़े मेढ़े क्यों है, क्योंकि उनका कैलकुलेशन जो है वो बड़ा टफ है, पॉइंट्स में आंसर्स आएंगे, आपको निकालना पड़ेगा ज़्यादा। तो 2-4 न्यूमेरिकल मैं करके दिखाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क दे दूंगा मैं। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट टू यू ऑल। ओके, यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे कि एक्सपेरिमेंटली कैसे उसको प्रूव किया जा सकता है। क्या क्या चीजें चाहिए, इसमें स्क्रू गेज चाहिए जिससे तार की मोटाई ली जा सकती है, बैटरी चाहिए करंट की सप्लाई के लिए, 1 वे की चाहिए ताकि करंट की सप्लाई को मेंटेन कर सके, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, एमीटर चाहिए करंट की वैल्यू मेजर करने के लिए, एक मेजरिंग स्केल चाहिए, और रेजिस्टेंस वायर चाहिए। इन सारी चीजों को अब हम कैसे जोड़ेंगे एक सर्किट के रूप में, ये देखते हैं। सबसे पहले एक वायर लेते हैं जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ते हैं, और इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। फिर एमीटर का निगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, वोल्ट मीटर का निगेटिव टर्मिनल रियोस्टेट के अपर पार्ट से जोड़ते हैं, और रियोस्टेट के निचले हिस्से को 1 वे की के एक हिस्से के साथ में जोड़ देते हैं। दूसरा हिस्सा जो की का है उसको हम लोग बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लंबा एक वायर लेते हैं, और इस वायर को पैरेलल ले करके वोल्ट मीटर के साथ में ऐड कर देते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में हमने इसको जोड़ दिया। अब पैरेलल कनेक्शन में जोड़ने के बाद इसमें की इंसर्ट कर देंगे, जिससे ये सर्किट कंप्लीट होगा और करंट की सप्लाई होने लगेगी। ये स्लाइडर को आगे पीछे करके हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स को मेजर करेंगे। ऐसे ही जैसे जैसे स्लाइड करेंगे वैसे वोल्ट मीटर पे कुछ रीडिंग्स आएंगी, कुछ एमीटर पे रीडिंग्स आएंगी, और उनको ले करके हम लोग V और I की वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस के रूप में फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ऐसे हम लोग लगभग 4-5 ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे, और हर एक कंडीशन में हम देखते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस ले करके अगर उससे एक ग्राफ प्लॉट करें तो हर एक स्ट्रेट लाइन आता है जो शो करता है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। तो हर एक कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है।